हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए ये पूरी श्रृंखला, इस पूरे सेशन की शुरुआत की गई है, जहां पर एक एक बिंदुओं, एक एक प्रश्नों के साथ हम आपके साथ क्या करते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा विलंब ना करेंगे, एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और बेसिकली आज तो बरसात हो रही है चारों तरफ, तो सर्दी बढ़ गई है, फिर से एक बार वापस आ चुकी है। लेकिन ये अंतिम सर्दी का एक माहौल होता है जहाँ पे इस बरसात के बाद आप भी जानते हैं कि गर्मी हमारे यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल, खास करके बसंत के आगमन में आप भी आ चुके हैं। तो आज के क्रम की शुरुआत यहीं से करेंगे कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी संकल्पना के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत भी करते हैं। तो चलिएगा, विषय संकल्पना में एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्नों के आधारित करते हुए यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषय संकल्पना के साथ आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। पहला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की जब बात की जाए तो इसके लौह अयस्क का जो एक स्रोत माना जाता है वह हमें देखने को मिलता है। किस परिप्रेक्ष्य में? जब हम भिलाई की बात करते हैं, भिलाई के परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा। भिलाई एक ऐसा संयंत्र है जहां से क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पर खास करके कह सकते हो कि लोहे वगैरह का उत्पादन किया जाता है। अब इस भिलाई संयंत्र की जब बात की जाए तो भिलाई संयंत्र के लिए जो आपका मटेरियल होता है, कोयला वगैरह, वह किसके माध्यम से भेजा जाता है? भिलाई की जब बात की जाए तो भिलाई के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो कोयले वगैरह की मात्रा होती है वह किसके माध्यम से आपको देख मिलता है? किसके माध्यम से यहाँ पर कोयला वगैरह आपका भेजा जाता है? खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिलता है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की जब बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है। संबंधित होता है दिल्ली राजहरा से, कोरबा से, उमरिया से या फिर राजनंदगांव से। अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, यह जो भिलाई संयंत्र है ये किस देश के सहयोग के माध्यम से स्थापित है? तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर रूस। आज रूस देश की जब बात की जाए तो रूस देश क्या करता है, इसमें इस संयंत्र को लगाने के लिए हमारा सहयोग किया था। और रूस की संकल्पना को आधारित करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूस ने क्या किया, इस भिलाई संयंत्र को लौह अयस्क के रूप में स्थापित किया, जो क्या करता है, स्टील उत्पादन वगैरह करने का कार्य करता है। लेकिन अब बात आती है कि इसको कच्चा उत्पाद, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, तो कच्चा माल कहां से इसे प्राप्त होता है? तो कच्चा माल की जब बात की जाए तो ये खास करके जब हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के परिप्रेक्ष्य, तो उड़ीसा के परिप्रेक्ष्य जो दल्ली राजहरा नाम का लोकेशन है, वहां से क्या होती है, इसको ये पूरी तरीके से खान के परिप्रेक्ष्य यहाँ पे अयस्क प्राप्त होती है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ये कहां से समित है? तो ये उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ में देख मिलता है। छत्तीसगढ़ की जब बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में ये दिल्ली राजहरा आपको देखने को मिल जाती है। खासा अगर यहाँ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बलोद जिला। क्या? बलोद जिला की जब बात की जाए तो बलोद जिला में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान अगर हम बात करें तो रूस देश के सहयोग के माध्यम से भिलाई आपके कहां पे स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में देख मिलता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य की जब बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत यह आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो कोरबा नाम है, कोरबा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरबा भी अपने आप में काफी चर्चा में रहता है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की जब बात की जाए तो ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे कोयले की खदान है। तो कोयला खदान के लिए छत्तीसगढ़ का जो एक नाम आता है, तो कोरबा का नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। तो आज हम अपने यहाँ पे बात की तो भिलाई संयंत्र के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, दिल्ली राजहरा जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, वहां के खदानों से क्या होता है, इसको लौह अयस्क मिल जाता है। और कोयले के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो ये कोरबा खदान के रूप में जाना जाता है। लौह अयस्क, अगर हम लौह अयस्क की ही बात करते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण खदान है जिसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और
ये नाम सम्मिलित होता है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर आपके कर्नाटक में। नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं, कुद्रेमुख। आज कुद्रेमुख की जब बात की जाए तो कुद्रेमुख के परिवेश में यह नाम देखने को मिल जाता है। कहां से इसका संबंध आपको देख मिलता है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो यह लौह अयस्क खदान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? लौह अयस्क खदान के रूप में जाना जाता है। कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर आपके कर्नाटका में। तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा, यह आपके कर्नाटक नाम के जिले में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटक नाम के जिले की जब बात की जाए तो कर्नाटक नाम के जिले में इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाती है। खासा अगर देखा जाए तो इसकी जब बात की जाए कुद्रेमुख की, तो कुद्रेमुख की जब बात की जाए तो ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोहे के अलग अलग वैरायटी होती है। तो जो निम्न श्रेणी के आप कह सकते हो कि लोहे होते हैं, निम्न श्रेणी के जो आपके लौह अयस्क होते हैं, उनके लिए क्या किया गया है? इनकी खुदाई की बात की गई है। तो निम्न अयस्क की जब बात की जाए, निम्न श्रेणी के लौह अयस्क, तो उनकी खुदाई के लिए इसका नाम देखने को मिल जाता है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख बेसिकली अगर देखा जाए तो KIOCL का नाम आपने सुना होगा, KIOCL। खास करके देखा जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम हो जाता है किस परिप्रेक्ष्य में? कुद्रेमुख आयरन, कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। क्या बोलते हैं इसे? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। तो ये इसका पूरा पूरा नाम हो जाता है। खासा अगर देखा जाए तो ये जो एक स्थापित कंपनी है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसकी जब बात की जाए तो इस कंपनी के अंतर्गत इसे कब किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से 1976 में, 1976 में क्या होता है? इसकी स्थापना करी जाती है, ताकि हमें क्या करना है? अपने यहाँ पे लोहे का उत्पादन वगैरह करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुद्रेमुख आयरन और कंपटीशन कंपनी लिमिटेड 1976 में आपका स्थापित किया गया, कर्नाटक में पड़ता है और ये लौह अयस्क से संबंधित एक विशेष खदान के रूप में जाना जाता है। नाम आता है कि कोलार की जो सोने की खदान है वह किस एक राज्य में पड़ती है? कोलार के सोने की खदान ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है या फिर आपके केरल के अंतर्गत पड़ती है। कोलार की जब बात की जाए तो कोलार का नाम हमें देखने को मिलता है। और एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करते हुए उन्हें जरूर जोड़ने का प्रयास करिएगा। और बाकी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए क्लास को भी लाइक करिएगा। कोलार गोल्ड फैक्ट्री, आपने एक मूवी देखी थी अभी काफी पीछे आई थी, KGF। ओ माय गॉड, रॉकी भैया की जब बात की जाए तो रॉकी भैया का सबसे अद्भुत रोल और सीधी सी बात उसकी एक पंक्ति कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। और वाकई सत्य बात है कि एक माँ ही होती है जो आपके लिए सदैव क्या होती है? तत्पर होती है। ये सीख हमें इस मूवी से मिलती है। तो KGF की जब बात की जाए तो KGF का नाम ही था कोलार गोल्ड फील्ड। क्या नाम था? कोलार गोल्ड फील्ड की जब बात की जाए तो कोलार गोल्ड फील्ड के रूप में इसे नाम ही दिया गया था। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में ये कहां से संबंधित है? तो मुख्यतः ध्यान रखिएगा, आज कोलार की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर आपके केरल में। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कर्नाटक के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, इस जिले का ही नाम रखा गया है कोलार। तो कोलार जिले की जब बात की जाए तो कोलार जिले में क्या होता है? इसका नाम देखने को मिल जाता है। जहां पे होता क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की सोने वगैरह की जब बात की जाए तो उनके खदान वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, नाम आता है हमारे यहाँ पर राजस्थान में खेतड़ी। आज राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वह किसके उत्पादन के लिए चिन्हित है? क्या है? राजस्थान के अंतर्गत जो खेतड़ी परियोजना है वह बेसिकली किसके लिए चिन्हित है? नाम की बात की तो ये जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए या फिर आपके एल्युमिनियम के लिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेती परियोजना। अब राजस्थान की जब बात की तो राजस्थान में है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कहां पे पड़ता है? तो राजस्थान में आपने झुंझुनू जिले का नाम सुना होगा। ठीक है, झुंझुनू जिले की जब बात की जाए तो झुंझुनू जिले का नाम सुना होगा। उस झुंझुनू जिले में क्या होता है? इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाती है। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। मुख्यतः ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह लगाई गई है वह किसके माध्यम से? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से निकाली गई है।
अब कॉपर की बात चलिए तो कॉपर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जो पाया जाता है वह आपका तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो तांबा की जब बात की जाए तो खेतड़ी परियोजना जो फेमस है वह आपके तांबे के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत खेतड़ी परियोजना की जब बात की जाए तो वह मुख्यतः किससे समित है, यह मुख्य रूप से आपके तांबा से संबंधित है। आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के माध्यम से क्या किया गया, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री वगैरह भी लगाई गई है। और कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके झुंझुनू जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। तो किस लिए फेमस है, अगर हम तांबे की बात करें तो तांबे के लिए इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तांबे के लिए इसका नाम प्रमुखता से एक नाम समझता है कि माइक्रोटोटिक सेल डिवीजन। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस चरण में क्रोमोसोम को एक दूसरे से पृथक कर देते हैं, क्या नाम है, माइक्रोटोटिक सेल डिवीजन। किस एक चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये होता है मेटाफेज में, ये नाम होता है एनाफेज को, या फिर ये नाम होता है आपका टीलोफेज को, या फिर ये नाम होता है आपका प्रोफेज को। तो खास अगर देखा जाए तो आपने विज्ञान विधा में सुना होगा, और विज्ञान विधा के अंतर्गत इसका नाम आता है किसके रूप में, जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, माइटोटिक सेल डिवीजन, और इसमें क्रोमोसोम। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से, नाम की जब बात की तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर यह नाम प्रमुख रूप से संबंधित होता है कि जब हम कोशिका के विभाजन वगैरह की बात करते हैं तो उसमें इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। कोशिका विभाजन वगैरह के अंतर्गत आपने कई बार इसके बारे में सुन रखा होगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, माइटोटिक सेल डिवीजन की जब बात की जाए तो ये आपके किस एक चरण में क्या करती है, अपने आप को क्रोमोसोम से एक दूसरे से पृथक कर लेती है। यह नाम आपको दिख मिलता है। एक्चुअली आपने कोशिकाओं के बारे में सुना होगा, जब भी आप पढ़ते हैं तो कोशिका में आपने विभाजन का नाम सुना होगा, कोशिका के विभाजन के बारे में। और कोशिका के विभाजन की जब बात की जाए तो इसमें दो वैरायटी आपको दिख मिलती है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं, एक को नाम दिया जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की जब बात की जाए तो एक का नाम होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, तो ये कोशिका के अंतर्गत क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के आपके विभाजन दिख मिलते हैं। और इसी कोशिका विभाजन की जब बात की जाए तो इसी कोशिका विभाजन के अंतर्गत ही क्या होता है, ये जब क्रोमोसोम माइटोटिक सेल डिवीजन के परिप्रेक्ष्य में अलग होते हैं एक दूसरे से, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है मेटाफेज। मेटाफेज की जब बात की जाए तो मेटाफेज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनाफेज की जब बात की जाए तो एनाफेज का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनाफेज के अंतर्गत क्या होता है, ये खास करके जो हमारा कोशिका होता है, जो हमारा एक तरीके से सेल होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस में होगा, एनाफेज अवस्था में आपको दिख मिलेगा। कौन सा कार्य, खास करके जब हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन की जब बात की जाए तो आपके कोशिका विभाजन का जो मुख्य कार्य होता है, जहां पे क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, वह संकल्पना आपको एनाफेज अवस्था में देख मिलती है। क्रोमोजोम किसे कहते हैं, तो क्रोमोजोम आपने सदैव सुना होगा, ये गुणसूत्र को कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो एक वैरायटी है, जो हमारे टेक्सचर डिसाइड होते हैं, वह आपके हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो माता पिता से गुणसूत्र होते हैं, आरएनए डीएनए वगैरह आपने नाम सुना होगा, उसके माध्यम से इसका नाम देखने को मिलता है। तो यही गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग आपके हो जाते हैं, और ये अवस्था कौन सी होती है, एनाफेज अवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, एनाफेज अवस्था में। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचक थैली देखने को मिलती है। क्या है, कोशिका के अंतर्गत निम्न में से कौन सी पाचक थैली के रूप में जानी जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे पास कई सारी कोशिकाओं का नाम आता है, लेकिन उन कोशिकाओं में से कौन सी एक ऐसी सेल होती है जिसको हम पाचन थैली के रूप में नाम देते हैं। नाम होता है गाल्जी काय का, नाम होता है माइटोकांड्रिया का, नाम होता है राइजोसोम का, या फिर नाम होता है लाइसोसोम का। तो कौन सा एक ऐसा सेल होता है, कौन सी एक ऐसी कोशिका होती है जिसको हम पाचन थैली के रूप में जानते हैं।
पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम कोशिका की मुख्य रूप से बात करते हैं तो कोशिका हमारे शरीर की क्या मानी जाती है, हमारे शरीर की खास करके बेसिक इकाई के रूप में जानी जाती है। शरीर की क्या होती है, ये बेसिक इकाई मानी जाती है। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जिस तरीके से घर का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, तो सेम पैटर्न होता है कि हमारी जो बॉडी होते हैं तो बॉडी की संकल्पना एक सेल से होती है और एक सेल के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल मिलकर के क्या करते हैं, ऊतक बनाते हैं और कई सारे ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। तो यही आधार होता है जहाँ पे पहले कोशिका होती है। कोशिका जब कई सारी मिलती हैं तो इस दशा में क्या होता है, इस दशा में फिर हमारा ऊतक बनता है और ऊतक बनने की दशा में क्या होता है, एक आपके अंग का निर्माण होता है और कई सारे अंग मिल करके क्या करते हैं, एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं, जिसमें मानव की जब बात की जाए तो मानव या फिर पशु या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पेड़ पौधे, तो इन सबको भी हम देख पाते हैं। अर्थात अगर हम बात करें किसको लेकर के, जब हम लिविंग की बात करते हैं सजीव वस्तु के बारे में, तो सजीव वस्तु में ये पूरी संकल्पना आपको देख मिलती है। निर्जीव की जब बात की जाए तो निर्जीव में ये चीज आपको ना देख मिलेगी। तो सजीव की जब बात की जाए तो सजीव के पास क्या होता है, ये पूरा एक टेक्सचर होता है। नो डाउट पेड़ पौधे हमारे चल नहीं सकते हैं, बाकी अगर देखा जाए तो उनमें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने जैसे कह सकते हो पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, वो ग्रोथ करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें देख मिलती है। और मानव पशु तो आप जानते ही हैं, जो चल सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, रह सकता है, तो सजीव वस्तुओं के रूप में ये आपको देख मिलता है। अब इसी कोशिका की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कोशिका जो होती है ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और नई नई जब बनती रहती हैं तो कुछ पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो कह सकते हो कि पुरानी कोशिकाएं जिनको हम एक तरीके से मृत कोशिका के रूप में भी जानते हैं, वो एक तरीके से समाप्त भी होती रहती हैं। जैसे आप समझिएगा कि मान लेते हैं चोट लग गई यहाँ पे, तो चोट लग गई तो इसका मतलब आपने देखा होगा कुछ दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पहले तो काला पड़ जाएगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, उस चमड़ी को उजड़ करके कह सकते हो समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बाहर की अवस्था हुई, लेकिन आपके बॉडी में भी ऐसी संरचनाएं बहुत सारी होंगी भाई, कहीं चोट लग रहा है, कहीं दबाव पड़ रहा है, कहीं कालिक हो रही है या कहीं अनियंत्रित तरीके से व्यवस्थित हो रही है, तो उस दशा में ये पुरानी या मृत जो सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो हटती रहती हैं, समाप्त होती रहती हैं। इवन एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि कोशिका की बात चल रही है तो आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जब हम कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि को देखते हैं, कोशिका का जब हमारे बॉडी में क्या होता है, अनियंत्रित प्रकार की वृद्धि हो जाती है, तो उससे एक कंडीशन भी ध्यान रखिएगा, उससे क्या होता है, उससे आपने देखा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अनियंत्रित प्रकार से वृद्धि होने लगी कोशिका की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके हिसाब से ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा नहीं मिलेगी, तो वह डेड होने लगती हैं और इस दशा में ये क्या होती है, मृत होने लगती हैं। और जब ये मृत होने लगती हैं तो एक तो होगी नहीं, 1 2 4 10 20, तो इस तरीके से ऐसी आप कह सकते हो कि जो एक गांठ बन जाती है, आगे चल करके क्या होती है, यही हमें कैंसर का एक स्वरूप देख मिलता है। ठीक है, तो कैंसर हमारे बॉडी में कुछ और ना होता है अन्यत्र स्वरूप में, बल्कि ये होता है कि जब किसी एक पार्ट में, खास करके हमारे शरीर के किसी एक भाग में अनियंत्रित प्रकार के सेल का कह सकते हो डिवीजन होने लगता है, उसकी वृद्धि होने लगती है और उसके लिए समुचित मात्रा में कह सकते हो कि जो उसके पोषण की जरूरत की चीजें होती हैं वह ना मिलती है, तो वो क्या करता है, गुठली जैसी संरचना बना लेता है, गांठ जैसी, और आगे चल करके ही क्या होता है, ये कैंसर जैसी जो एक भयंकर बीमारी है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इसको हम समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, ये आपको देखने को पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका नाम हो जाएगा, कोशिका की पाचन थैली। तो कोशिका की पाचन थैली को आपने कई बार सुना होगा, लाइजोसोम के रूप में नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम की जब बात की जाए तो लाइसोसोम को हम लोग कोशिका के पाचन थैली के रूप में नाम देते हैं। खासा अगर देखा जाए तो लाइसोसोम के अंतर्गत आपने एंडोसाइटोसिस, क्या नाम सुना है, एंडोसाइटोसिस, हमारे बॉडी की जब बात की जाए तो हमारी बॉडी में एंडोसाइटिस की जब बात की जाए तो उसके द्वारा क्या होता है, जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं या जो आपके अन्य तत्व होते हैं उनका क्या होता है, यहां पे लाइसोसोम में पाचन हो जाता है। ठीक है, तो जब हम अपने बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के अंतर्गत एंडोसाइटोसिस की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से प्रोटीन और अन्य तत्वों का क्या होता है, यहां पे आपका पाचन हो जाता है। ठीक है, तो पाचन की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कहां पे होता है, तो यह आपको लाइजोसोम में देख मिलता है। और इवन आपने एक बोलचाल में शब्द भी सुना होगा, क्या बोलते हैं, लाइजोसोम की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।
क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली का भी नाम दिया जाता है। और उसका एक ही पर्याय होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनियंत्रित प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिनकी हमारी बॉडी में जरूरत ना होती है, उनकी यहाँ पे क्या होती है, डेथ होने लगती है। तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, लाइजोसोम। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सिराजुद्दौला किस एक युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। आज सिराजुद्दौला की जब बात की जाए तो सिराजुद्दौला का नाम प्रमुख रूप से आपने सुना भी होगा। एक जब हम बात करते हैं अवध के नवाबों के अंतर्गत, अवध के नवाबों में इनका नाम आता है। खासा अगर देखा जाए तो ये पराजित हुए और पराजित होने के परिप्रेक्ष्य में इनका नाम देखने को मिलता है कि सिराजुद्दौला बेसिकली किससे पराजित हुए थे। सिराजुद्दौला की जब बात की जाए तो सिराजुद्दौला बेसिकली किस में पराजित हुए, बक्सर के युद्ध में, बांडीवास के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला खास करके अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है सिराजुद्दौला। ये अंग्रेजों से पराजित हुए थे। क्या नाम होता है, सिराजुद्दौला। अगर हम अवध के नवाबों की बात की तो दो तीन नाम हम आपको कई बार बताते हैं। पहला तो नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, बुरहान उल मुल्क के रूप में। बुरहान उल मुल्क ये कौन है? बुरहान उल मुल्क की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा शहादत खान। शहादत खान की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1722 में आपके अवध प्रांत की नींव रखी और अवध सत्ता के अंतर्गत ये नवाब के नाम से शासन करने लगे। और यहाँ पे आप कह सकते हो इन्होंने क्या की, अपनी एक राजधानी को व्यवस्थित किया। और उस राजधानी की जब बात की जाए तो शुरुआती दिनों में इनकी राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। तो ये अवध के नींव रखने वाले शहादत खान का नाम, जिनको हम बुरहान उल मुल्क के रूप में नाम देते हैं। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पर पुनः एक नाम और जुड़ता है, खासा आपने सुना होगा, जिनको हम कहते हैं अपने यहाँ पे आसफउद्दौला। आसफउद्दौला अगर इनकी बात की जाए तो ये इनके परिवार में ही आते हैं। खासा इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। कहाँ से? फैजाबाद से। ये फैजाबाद से राजधानी को परिवर्तित करते हुए लखनऊ की तरफ ले गए थे। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो इनका नाम आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक नाम आपने कई बार सुना होगा, शुजाउद्दौला, या जिनको हम क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला बोलते हैं। ठीक है, तो शुजाउद्दौला की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनके माध्यम से क्या हुआ था, अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों की जब बात की जाए तो अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध, और जिसमें आपने देखा भी होगा कई सारी संधि वगैरह, जिसमें अवध सत्ता इनके अंतर्गत आ जाती है। एक और नाम ध्यान रखिएगा जिनको हम इस परिपेक्ष में अंतिम शासक का नाम देते हैं। तो अंतिम शासक कौन होता है? अंतिम शासक की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, नाम आता है जब हम बात करते हैं नवाब वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, यह इस परंपरा के, इस वंश के अंतिम नवाब होते हैं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजी सत्ता हमारे यहाँ पर विद्यमान हो जाती है। इनके पुत्र का नाम ध्यान रखिएगा, दत्तक पुत्र था जिसका नाम आता है विरजिस कादिर। क्या नाम आता है? विरजिस कादिर। तो विरजिस कादिर की जब बात की जाए तो इनका दत्तक पुत्र है। और इनकी पत्नी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में रहती हैं, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। वैसे शुजाउद्दौला की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। आसफउद्दौला वगैरह की जब बात की जाए तो इन्हीं परिवारों में एक नाम और आपने सुना होगा, जिन्हें हम नाम देते हैं बहू बेगम। तो अक्सर आपने सुना होगा बहू बेगम की जब बात की जाए तो उनकी कब्र आपको दिख मिलती है। ये कहाँ से समित है? ये आपके अयोध्या में दिख मिलती है। तो बहू बेगम का कब्र आपको अयोध्या कम फैजाबाद में दिख मिलता है। ठीक है, ये फैजाबाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, फैजाबाद में। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने इन्हीं के माध्यम से गुलाब बाड़ी वगैरह के बारे में सुना होगा। गुलाब बाड़ी की जो संरचना हो तो बताई जाती है कि आज दुनिया के जितने भी अलग अलग प्रकार के गुलाब हैं वो यहाँ पे दिख मिलते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम किसकी बात करें, तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करें कि सिराजुद्दौला की जब बात की जाए तो वह युद्ध में पराजित हुए थे। यह युद्ध कौन सा आपको दिख मिलता है? तो सिराजुद्दौला की जब बात की जाए तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो एक आपका युद्ध हुआ था, वह कौन सा युद्ध हुआ था? तो वह युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की जब बात की जाए तो प्लासी के युद्ध में खास करके इनका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध की जब बात की जाए तो प्लासी का युद्ध यहाँ पे आपको दिख मिलता है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। 1757 की जब बात की जाए तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बाकी अगर हम बक्सर की युद्ध की बात की तो बक्सर का युद्ध अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 1765 में हुआ था। मुख्यतः अगर देखा जाए तो 1765 कम 1764 में। ठीक है, 1765 कम 1764 में ये आपका युद्ध हुआ था। लोकेशन कहाँ पे है? बक्सर, जो बिहार के अंतर्गत पड़ता है। आज अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन लोग शामिल थे? तो एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय की जब बात की जाए तो ये इसमें शामिल थे।
अवध के जो नवाब आते हैं जिनका नाम आता है शुजाउद्दौला, अभी हमने बताया शुजाउद्दौला क्या होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। और बंगाल के एक नवाब आते हैं जिनका नाम आता है मीर कासिम। तो तीन बड़े बड़े राजा, तीन बड़े बड़े जो लोकेशन होता है उसके संबंधित आपके राजा जो कह सकते हो इसमें शामिल हैं। खास करके शाह आलम द्वितीय अपने आप में मुगल सत्ता के प्रमुख कह सकते हो, शुजाउद्दौला जो अपने आप में नवाबों के शासन को दर्शाते हुए अवध का प्रांत अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और मीर कासिम की जब बात की जाए जो आपके बिहार से समित है, तो इन तीनों का नाम देख मिलता है। अब इन तीनों के परिपेक्ष अगर देखा जाए तो तीन एक तरफ थे और एक तरफ था अंग्रेज। और महत्वपूर्ण बात क्या आती है, कितने लोग मिल करके भी अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और जब यहां पे अंग्रेज जीत जाते हैं ना, तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला काम क्या किया कि इन सब के जितने भी राज्य थे वो अपने शासन सत्ता में समाहित कर लिया। और इसी के बाद आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि वगैरह क्या होती है, इसके माध्यम से देख मिलती है, जिसमें जो आपका लाल किला है इलाहाबाद वगैरह का, वो क्या हो जाता है, अंग्रेजों को मिल वगैरह जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर सिराजुद्दौला की जब बात की जाए तो सिराजुद्दौला किसी एक युद्ध में, तो आपके प्लासी के युद्ध में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाते हैं। बाकी बांडीवास के बारे में तो आपने सुना होगा, ये जो युद्ध है ये हमारे प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि इसमें तो अंग्रेज और फ्रांस का संबंध आता है। अर्थात अंग्रेजी सत्ता और फ्रांसीसी सैनिक ने क्या किया था, यह आपस में इस लड़ाई को लड़े थे। यह कब हुआ था, यह युद्ध हुआ था खास करके आपके 1760 में। 1760 की जब बात की जाए तो 1760 ईस्वी में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सत्ता, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कई सारे विदेशी गुट आए थे, जैसे आपने सुना होगा पुर्तगाली थे, डच थे, इंग्लैंड वाले थे, फ्रांस वाले थे। तो सभी लोग आपस में कहाँ पर कैसे हमें शासन करना है उसके लिए लड़ाई करते थे, मतलब एक तरीके से अपना युद्ध करते रहते। तो उसी परिपेक्ष में आपको बांडीवास का युद्ध देख मिलता है जो दक्षिण के परिपेक्ष आपको देख मिलता है, और जिसमें टीपू सुल्तान वगैरह के आगे चल करके आपने नाम सुना है श्रीरंगपट्टम वगैरह के बारे में। ठीक है, तो बहरहाल प्लासी का युद्ध 1757 में जहां पे सिराजुद्दौला का नाम आता है, और बक्सर का युद्ध 1764 में जहां पे शुजाउद्दौला का नाम आता है। ठीक है, बाकी अंग्रेजों के अंतिम शासन की जब बात की जाए तो विरजिस कादिर और बेगम हजरत महल का नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक विशेष संदर्भ ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो यहां पर भी इस क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो आपने सुना होगा कैंपबेल नील के द्वारा। ठीक है, कर्नल कैंपबेल नील की जब बात की जाए तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया था, इस क्रांति का दमन भी किया था। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर जब अंग्रेजी सत्ता का शुरुआत हुआ तो पहले दिन से ही तो अंग्रेजी सत्ता आई नहीं थी, धीरे धीरे इसका ग्रोथ हुआ। सूरत अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना, फिर पश्चिम बंगाल के परिपेक्ष में यहाँ पे अपनी पहली कोठी वगैरह बनाना और धीरे धीरे अपने आप को व्यवस्थित करना। लेकिन व्यवस्था की जब बात की जाए तो इस व्यवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे क्या होता है, ये जुड़ते जुड़ते इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं कि आज भारत का एक बड़ा भूभाग क्या करते हैं, ये अपने अंतर्गत कवर कर लेते हैं। अब इसे बड़े भूभाग की जब बात की जाए तो बड़े भूभाग को कवर करते हुए इनका नाम प्रमुखता से आपको देखने को मिल जाता है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम देखने को मिलता है। ये नाम संबंधित होता है लॉर्ड क्लाइव के माध्यम से, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के माध्यम से, लॉर्ड लिटन के माध्यम से, या फिर लॉर्ड रिपन के माध्यम से। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क्या होता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम आपने सुना होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग की जब बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग क्या होता है, ये पहला गवर्नर जनरल है। ठीक है, ये क्या है, ये पहला गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो उसे कौन नाम देंगे, बंगाल का पहला गवर्नर ये कौन सा होगा, तो गवर्नर जनरल अलग है और ये गवर्नर है। गवर्नर जनरल की जब बात की जाए तो ये वारेन हेस्टिंग है, लेकिन जब केवल गवर्नर की बात आती है तो ये नाम होता है क्लाइव के रूप में। तो क्लाइव की जब बात की जाए तो क्लाइव को हम क्या कहते हैं, क्लाइव को हम बंगाल का पहला गवर्नर भी नाम दे देते हैं। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा सन 1773 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या नाम आया, रेगुलेटिंग एक्ट की जब बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट जब हमारे यहाँ पर आता है तो उसके अनुसार क्या हो गया, उसके अनुसार कह सकते हो कि जो बंगाल का गवर्नर था,
बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या हो जाता है, इसके संदर्भ को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे आपका क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यहाँ पर 1833 का भारत शासन अधिनियम आता है। और 1833 का जब भारत शासन अधिनियम आता है तो इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार खास करके हमारे भारत के लिए क्या हो जाता है, आपके गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है। तो 1833 के अधिनियम के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से आपके नाम देख मिलते हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अनुसार क्या किया गया, इस पद को आपका व्यवस्थित किया गया, जहां पे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। हालांकि इससे पहले केवल गवर्नर होते थे, तो क्लाइव का नाम इसमें आता है। 1833 में भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर, वारेन हेस्टिंग। इसके समयकाल की जब बात की जाए तो इसके समयकाल में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ था कलकत्ता के अंतर्गत। कलकत्ता की जब बात की जाए तो कलकत्ता में इसके टाइम पे क्या हुआ था, एक बेसिकली मदरसे की स्थापना करी गई थी। कलकत्ता की जब बात की जाए तो कलकत्ता के अंतर्गत एक मदरसे की स्थापना बेसिक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम खास ध्यान रखिएगा। कब बन के आया था, तो ये आया था सन 1774 में, क्योंकि 73 में कानून आया था और 73 से लेकर के 74 से लेकर के ये 85 तक हमारे यहाँ पर विद्यमान था। तो 1774 से लेकर के 1785 तक ये आपका विद्यमान भी था। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है डैश की रानी अवंतीबाई लोधी, डैश 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 की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की खास करके सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो खास अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ की रानी थी अवंतीबाई लोधी। और अवंतीबाई लोधी की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी बेसिक सेना खड़ी की। और सेना खड़ी करने के संदर्भ की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है सेना खड़ी करने के परिप्रेक्ष्य में, तो इनका नाम संबंधित हो जाता है। कहाँ की, ये आपकी महिला होती हैं अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से हो जाता है, ये मंडला से संबंधित थी, रामगढ़ की थी, झांसी की थी, या फिर आपके फैजाबाद से संबंधित थी। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है अवंतीबाई लोधी। आज अवंतीबाई लोधी की बात की जाए तो लोग ससामान्य इनका नाम भी लेते हैं। खास अगर देखा जाए तो इनका संबंध कहाँ से जुड़ जाता है, इनके संबंध की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहां से जुड़ता है, अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी, तो आज अगर इनकी बात की जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण महिला होती हैं। खास अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर बेगम हजरत महल, तो आपने सदैव सुना है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की जब बात की जाए तो बेगम हजरत महल के परिप्रेक्ष्य में क्या किया था, इनका एक नाम आपका जुड़ता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम के नाते इनका नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये कहाँ से संबंधित है, तो इनकी जब बात की जाए तो ये फैजाबाद से संबंधित है। फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद में क्या होता है, इनका नाम देखने को मिल जाता है। फैजाबाद में जो बेगम हजरत महल थी, जो 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, तो अंग्रेजों से लोहा लेने की दशा में क्या हो जाता है, इनका नाम आपको देखने को मिल जाता है अवंतीबाई लोधी। ठीक है, अवंतीबाई लोधी की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये फैजाबाद से संबंधित आपको दिख मिलती है, जहां पर इन्होंने क्या किया, 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया और राज्य प्रशासन को क्या किया था, अपने अधिकार में भी ले लिया था। अवंतीबाई लोधी। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है बंगाल का विभाजन। आज बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो बंगाल का विभाजन जो 1905 में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा कराया गया, अगर इसकी बात की जाए तो उसका नाम आता है मिंटो के द्वारा कराया गया था, कर्जन के द्वारा किया गया था, चम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था, या फिर आपके आर्विन के द्वारा किया गया था। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है बंगाल विभाजन, ये मिंटो, कर्जन, चम्सफोर्ड या फिर डार्विन। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ कब था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 1905 में हुआ था
और इसे रद्द कब किया गया था? तो रद्द की जब बात की जाए तो रद्द आप भी जानते हैं यह 1911 में किया गया था। और 1911 में करने का रीजन क्या था? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम क्या हुए थे? भारत यात्रा पे आए थे। और इसी भारत यात्रा पे जब आए थे तो दिल्ली में आपने सुना भी होगा इस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली दरबार वगैरह के बारे में। तो दिल्ली दरबार वगैरह की जब बात की जाए तो वहां पर क्या किया था? वहां पर इस बात की इन्होंने पुष्टि की थी कि बंगाल का जो विभाजन है उसे हम रद्द करते हैं। मुख्यतः आपने सुना होगा इस विभाजन के विरोध में बंगाल में पूरी तरीके से कह सकते हो कि इस दिवस को क्या किया गया था? शोक दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों ने आपसी सौहार्द को दर्शाने के लिए कलाइयों पे क्या की थी? राखी भी बांधी थी। तो कलाइयों की जब बात की जाए तो कलाइयों पर राखी वगैरह बांधने की भी घटना यहाँ पे आपको देखने मिलती है। ठीक है, तो खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की जब बात की जाए तो ये किसके शासन में हुआ था? तो ये हुआ था आपके कर्जन के शासनकाल में। कर्जन की जब बात की जाए तो कर्जन का नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है। अच्छा, इसके परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक बड़े स्तर का आंदोलन भी चला था जिसको हम नाम देते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का पूरा पूरा मंतव्य ही था कि जब इन्होंने हमारे पूरे देश को अलग ही कर दिया है तो अब ये हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन शासन करने का मतलब ये है कि एक तरीके से हम में फूट डालू राज करने की भावना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर कैसे शासन करते हैं? हमारे यहाँ पे इस सामान को बेचते हैं और इनके पास पैसा आता है तो ये बकैती करते हैं। हम इनका सामान ही नहीं खरीदेंगे, हम इनको ही त्याग देते हैं। और जब इनको त्याग देंगे तब इन्हें पता चलेगा कि हमारी वैल्यू क्या है और हम अपने लोगों को प्रमोट करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की जब बात की जाए तो स्वदेशी आंदोलन क्या होती है, यहाँ पे आपकी शुरू की जाती है। तो कर्जन के माध्यम से ये आपका कार्य किया जाता है 1905 में। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल विभाजन जिसके परिप्रेक्ष्य स्वदेशी आंदोलन की बड़े स्तर की शुरुआत। एक नाम ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल के विभाजन को लागू करने का जो एक निर्णय लिया गया वह आखिर कब लिया गया? तो बंगाल विभाजन की जब बात की जाए तो बंगाल के विभाजन को खास करके लागू करने का जो एक निर्णय लिया गया वह आपको देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन के लागू करने का जो एक निर्णय लिया गया वह कब लिया गया? तो अभी हमने पूरी कथानक बताई कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या हुआ, घोषणा जो हुई थी वह कब हुई थी, यह आपने देखा 1905 में। तो बंगाल विभाजन की जब बात की जाए तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी वह कब हुआ था? वह हुआ था 1905 में। किसके शासनकाल में? गवर्नर की जब बात की जाए तो कर्जन के काल में। लेकिन आप भी जानते किसी एक बात की घोषणा कर दी जाती है लेकिन उसे लागू किया जाता है। तो लागू करने की जो घटना है वह कब की आती है? तो आती है आपके 16 अक्टूबर की। और 16 अक्टूबर 1905 को जब ये लागू किया जाता है तो जैसा कि हमने बताया कि इसी 16 अक्टूबर को क्या करते हैं यहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, आप कह सकते हो इस दिवस को शोक दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। किस रूप में? शोक दिवस की जब बात की जाए तो शोक दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। और आपसी सौहार्द, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था ना उनका एक ही संदर्भ था कि राष्ट्रवाद की भावना को एक तरीके से तोड़ना। अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद तोड़ना इन द सेंस कह सकते हो कि फूट डालो राज करो। यहां से इनकी संकल्पना देख मिलती है। फूट डालो राज करो की जब बात की जाए तो यह संकल्पना आपकी दिख मिलती है। तो इसी राष्ट्रवाद को दर्शाने के लिए, आपसी सौहार्द को दर्शाने के लिए लोगों ने क्या किया था, खास आप कह सकते हो कि अपनी कलाइयों पे राखी बांधी। तो कलाइयों की जब बात की जाए तो कलाइयों पर खास करके क्या किया था, राखी भी बांधी थी। और पूरे बंगाल में क्या किया गया था, वो पूरे बंगाल में खास 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में आयोजित किया गया। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य अभी आपने देखा कि स्वदेशी आंदोलन वगैरह की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन वगैरह की शुरुआत होती है, बड़े स्तर पे इसका विरोध वगैरह हुआ था। और अंततः आप भी जानते हैं कि 1911 में क्या होता है, 1911 में इस विषयांग को रद्द भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1911 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, इसको रद्द भी किया जाता है। एक नाम आता है कि किसके परिप्रेक्ष्य में खास करके बंगाल विभाजन का जो एक आंदोलन हुआ वह किसके नाम से देख मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी आंदोलन अगर होगा तो उसके परिप्रेक्ष्य में कोई ना कोई क्या होगा, नेता होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बंगाल का विभाजन था, वो बंगाल का विभाजन तो 1905 में हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम मुख्य नेता की बात करें तो उस मुख्य नेता का संबंध हमें देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य नेता होते हैं उनका नाम संबंधित होता है, उनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खासा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से होता है आशुतोष मुखर्जी, सी आर दास, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मुख्यतः आप भी जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो घोषणा होने के बाद आप भी कह सकते हो कि जो अलग अलग क्रांतिकारी दल थे उन लोगों ने क्या किया, आपस में बैठक करना चालू कर दिया। और इसी बैठक परिणाम में आप कह सकते हो कि कलकत्ता की जब बात की जाए, चूंकि बंगाल कलकत्ता का संबंध, तो कलकत्ता में क्या हुआ था, यहाँ पे एक जगह पड़ता है टाउन हॉल। टाउन हॉल के अंतर्गत खास क्या हुआ था, एक बड़े लेवल का बैठक भी हुआ। और इसी बैठक की जब बात की जाए तो इस बैठक में समूच रूप से कह सकते हो कि इसका पूरी तरीके से क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। और बहिष्कार करने के परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, पहली बात स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट करेंगे। और स्वदेशी आंदोलन की यहां से क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है 1905 से। और इसी परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो 16 अक्टूबर में चूंकि लागू करना था तो उसे हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको हम पूरी तरीके से शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में भी आयोजित करेंगे। तो यह नाम आपको मिलता है कहां से, बंगाल से। तो बंगाल की जब बात की जाए तो बंगाल में राखी दिवस और शोक दिवस ये आपका आयोजित किया जाता है। तो नेता कौन थे, तो आप भी जानते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से मिलता है, जो इस क्रांति के एक तरीके से कह सकते हो सूत्रधार या फिर इस क्रांति के एक विशेष नेता के रूप में जाने जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जब बात की जाए तो ये वही हैं जो देश के पहले ICS भी माने जाते हैं। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से एक नाम आता है कि इसके रूप में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई जो एक शपथ थी कि वह केवल भारत के द्वारा निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़े, इन सब का उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को हम किस एक नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सत्ता के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि हमारी एक लड़ाई चल रही थी। और उस लड़ाई का संदर्भ था कि हमें क्या करना है, हमने एक शपथ लिया, एक हमने निर्णय ले लिया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल भारत के द्वारा निर्मित सामान जिसमें कपड़े वगैरह का उपयोग करेंगे। तो इस आंदोलन को हम किस एक नाम से देख पाते हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा कि बड़े लेवल पे लोगों ने क्या किया, घरों में कपड़े वगैरह बनाना चालू कर दिया। तो इस आंदोलन की जब बात की जाए तो इस आंदोलन को हम बेसिकली नाम देते हैं, इस आंदोलन की जब बात की जाए तो इस आंदोलन को हम बेसिकली नाम देते हैं। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम समझ होता है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी आंदोलन या फिर आपके होम रूल आंदोलन। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो भारत छोड़ो का तो संबंध ही नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो में हमने सामान के बारे में प्रतिज्ञा नहीं किया था, बल्कि शुद्ध रूप से हमने अंग्रेज से बोल दिया भाई तेरा नहीं चलने वाला, ठीक है, निकल जाए यहाँ से। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य मंतव्य था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना। विदेशी आंदोलन हमारे यहाँ पे चला नहीं। होम रूल की जब बात की जाए तो होम रूल का मतलब था हमें अपने स्वदेशीकरण को एक तरीके से प्रमोट करना है, स्वराज की बात करनी है। तो यहाँ पे एक नाम आता है स्वदेशी आंदोलन, खास करके जो आपके 1905 में आया। और 1905 के इस सम्मेलन की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या एक बिंदु निकल के आता है, इसके माध्यम से यही बिंदु निकल के आता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने भारत के लोगों का जो संबंधित निर्मित सामान है उन सब का प्रयोग करना है, उन सब का उपयोग करना है। ठीक है, एक नाम आता है कि लॉर्ड कर्जन। आज लॉर्ड कर्जन की जब बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन के परिप्रेक्ष्य बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद आपको नहीं दिख मिलता है, क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की जब बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा मकसद इसका नहीं देखने को मिलता है। अर्थात बंगाल विभाजन तो कर्जन के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग मंतव्य थे। जैसे हम लोग कहते हैं सदैव कि इनका एक मकसद था कि हमारे राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना, जो हमारे राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना, तोड़ देना। तो राष्ट्रवाद की भावना की जब बात की जाए तो इसे तोड़ना, और इवन आप कह सकते हो कि हम लोगों के बीच में क्या करना, फूट डालना, ये इनका पूरा पूरा मंतव्य था। क्योंकि हम समूचे रूप से क्या थे, एक साथ थे। तो इसी को लेकर के इसे तोड़ने की बात करते हैं और राष्ट्रवाद को खत्म करने की बात करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में बंगाल की जब बात की जाए तो बंगाल का नाम हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के माध्यम से ये जो विषय आपका उठाया गया, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन या फिर सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ठीक है, एक मकसद नहीं था। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो कर्जन ने बताया, कर्जन की जब बात की जाए तो कर्जन ने जो बात बताई है वो क्या बताई, उसने कहा देखो भाई अब भारत का पूरा पूरा शासन हमारे अंतर्गत आ गया है,
अब शासन जब हमारे अंतर्गत आ गया है तो हमें क्या करना पड़ता है, आप लोगों के ऊपर रेगुलेशन, कानून लगाने पड़ते हैं, आप लोगों पे प्रशासन करना है। और जब प्रशासन करना है तो इसका मतलब हमारा एक अच्छा खासा खर्च हो जाता है प्रशासन को लेकर के। तो अगर हम इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे प्रशासनिक खर्च कम हो जाएंगे। ऐसा कहीं आपने सुना है? भाई एक चीज बताओ, एक आदमी का सब्जी बनाना हो तो एक आदमी के लिए 1 चम्मच तेल लगेगा, आप सब्जी बना लेंगे, बढ़िया से बन जाएगा। और 2 ही आदमी के लिए सब्जी बनाना हो तो कब 2 चम्मच डालते हैं तेल, है क्वांटिटी उस हिसाब से थोड़ी ना बढ़ती है। चाहे तो आप 1 चम्मच में कर लेंगे, नहीं तो 1.25 चम्मच अगर डाल देंगे, 1.5 चम्मच, तब भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 5 लोगों की बात करें तो कब 5 चम्मच थोड़ी डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, काम हो जाएगा। मतलब जब चीज़ें क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो वो तो और हल्की होती जाती है और सस्ती होती चली जाती है। इन्होंने इसका उलट जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जब बांट बांट के हम करेंगे ना तो उस दशा में क्या होगा, हमारा प्रशासनिक भार कम हो जाएगा, जो खर्च है वो कम हो जाएगा। ये हमको उल्लू बना रहे थे। तो बहरहाल अगर इनकी बात की जाए तो इनकी एक ही मंशा थी कि हमारे राष्ट्रवाद को खत्म करना है, हमारे लोगों के बीच में फूट डालना है, क्योंकि सारे लोग सम्मिलित रूप से एकत्र थे। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हो कि जो बंगाल की एक राष्ट्रीयता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, बांटो और शासन की करो की नीति ये आपको दिख मिलती है, और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन भी आपको दिख मिलता है। जबकि इनका जो प्रशासनिक भार है इसका कोई लाजिका नहीं बनता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब किसी काम को बड़े लेवल पे किया जाता है तो इसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, वो और भी सस्ता हो जाता है एवज आपके किसी एक इंडिविजुअल को लेकर के। खैर, महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस एक वर्ष में पहुंचे थे? महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ठीक है, महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, खासा आप भी जानते हैं महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो इनका पूरा नाम क्या होता है? तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है। इनके पिता की जब बात की जाए तो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम आपने सुना होगा करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और पिता के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे माता का नाम ध्यान रखिएगा, यह क्या नाम होता है? ये आपने सुना होगा पुतली बाई। तो पुतली बाई की जब बात की जाए तो पुतली बाई क्या हो जाती हैं? इनकी माता का नाम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या है। तो इनके संदर्भ में आपने सुना होगा कि आपके 1915 में तो आपके भारत आए थे 9 जनवरी को, और यही कारण होता है कि हम लोग क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे प्रवासी भारत दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कल 30 जनवरी था, तो 30 जनवरी की जब बात की जाए तो 30 जनवरी को क्या मानते हैं हम? पुण्यतिथि भी मानते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर की जब बात की जाए तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, लेकिन 30 जनवरी की जब बात की जाए तो ये इनकी पुण्यतिथि थी, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा 1893 में। जब ये इंग्लैंड से बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ आए तो उस दशा में पहली बार एक व्यापारी होता है जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला। सेठ अब्दुल्लाह की जब बात की जाए तो सेठ अब्दुल्लाह का नाम ध्यान रखिएगा, उसके कह सकते हो कि पैरवी के लिए उसके वकील के रूप में ये कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका की तरफ गए थे। तो कब गए थे? 1893 की जब बात की जाए तो 1893 में यह यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, 1893 की जब बात की जाए तो 1893 में क्या हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला के एक मुकदमे को लड़ने को लेकर के। हालांकि जब ये अफ्रीका गए थे तो यहीं अफ्रीका में ही खास करके भारतीयों के साथ जो कह सकते हो कि एक अंग्रेजों का रवैया था उसे देखा था, और उस देखने के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि उसका नाम यहाँ पे आपको प्रमुखता से देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने किस एक अमेरिकी जीवन लेखक ने असहयोग आंदोलन और भारत गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? खास अगर देखा जाए तो ये जोसेफ लिली वेल्ड होते हैं, लुइस फिशर, जोसेफ डार्क या फिर एरिक फारन। एक्चुअली आप भी जानते हैं महात्मा गांधी के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी लिखी है एक अमेरिकी लेखक ने, तो उसने कहा कि असहयोग, भारत और गांधी जी का जीवन कहीं ना कहीं कह सकते हो ये अपने आप में एक युग हो गया। कई बार हम कहते हैं ना गांधी युग, और असहयोग मतलब अहिंसा का युग। तो हमारे यहाँ पर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, या फिर जो गांधी जी का एक पैटर्न रहा खास करके अहिंसा, सत्य के मार्ग, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक युग की संकल्पना को दर्शा जाता है। आपने कई बार सुना होगा आजादी के परिप्रेक्ष्य में गांधी युग।
तो इस परिपेक्ष को कहाँ पे आपके इस जीवनी के अंतर्गत आपको देख मिलता है? तो किस अमेरिकी जीवनी लेखक के द्वारा ये बात आपके कही गई है? यह नाम आपको देखने को मिल जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं गांधी जी का एक सबसे बड़ा जो प्रयोग था वो था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1920 से। 1920 की जब बात की जाए तो 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहीं से आपने गांधी जी का एक वास्तविक स्वरूप देखा। खासा इस परिपेक्ष में एक अमेरिकी लेखक आता है जिसका नाम आता है लुईस फिशर। तो लुईस फिशर की जब बात की जाए तो उसने क्या किया है, उसने गांधी जी के बारे में ये वक्तव्य दिया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति की जब बात की जाए तो उसका एक पूरा पैटर्न, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने खास करके हमारे यहाँ पर इस व्यवस्था को जन्म दिया। तो लुईस फिशर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। हम एक अंग्रेजी की और बात करते हैं, क्योंकि ये तो लेखक है जो इनके साथ कह सकते हो इनकी बायोग्राफी लिखा है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में और आपने सुना है, खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में, मिल के बारे में, तो आपने मिलर का नाम सुना होगा। क्योंकि मिलर की जब बात की जाए तो उसका संबंध किससे आता है, तो जो नमक सत्याग्रह है, खास ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह या जिसको हम क्या बोलते हैं, दांडी यात्रा। तो नमक सत्याग्रह या फिर आप कह सकते हो कि जिसको दांडी यात्रा नाम देते हैं, उससे ये जुड़ा है। तो गांधी जी के जीवन में दो अंग्रेज यात्रियों का विवरण मिलता है, दो आपके पत्रकारों या लेखकों का नाम आता है। एक तो था फिशर। फिशर की जब बात की जाए जिसने असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा किया है और कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में बताया है। लेकिन मिलर की जब बात की जाए तो मिलर एक और आपका पत्रकार होता है जिसने गांधी जी के इस दांडी यात्रा के बारे में, उस नमक सत्याग्रह के बारे में चर्चा की है। हम बार बार कहते हैं कि मिल को याद रखिएगा, क्योंकि नमक जो होता है, नमक उस टाइम पे क्या होता था, मिलों पे बनाया जाता था, और इसीलिए हमारा पूरा पूरा एक आंदोलन भी था। बहरहाल, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति को अपना क्या किया, राजनीतिक गुरु माना था, अपना राजनीतिक गुरु माना? एक्चुअली अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। कहां पर? पोरबंदर में। पोरबंदर की जब बात की जाए तो पोरबंदर गुजरात के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। लेकिन मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि यह आगे इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाकर के इन्होंने क्या की है, वकालत करी है, अर्थात वकील की जो पढ़ाई होती है उसको किया है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से आगे चल करके कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जब बात की जाए तो सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए इनका नाम देख मिलता है, और यहाँ पे भारतीयों के साथ जो हो रही थी ज्यादती, उसके बारे में इन्होंने पूरी तरीके से विजुअल देखा। इवन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि जब ये पीटर्सबर्ग से डरबन की तरफ यात्रा कर रहे थे तो वहां पर ये खुद क्या हो जाते हैं, इस व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं कि भारत के साथ किस तरीके से भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। तो यहां पर देखा जाए तो जब ये आपके भारत में वापस आते हैं, कब? 9 जनवरी को 1915। तो 9 जनवरी 1915 को आते हैं, तो एक युवा के रूप में इनका संबंध होता है। तो युवा के संबंध में इनका अगर नाम लिया जाए तो ये भारत की परंपरा को उतना जानते नहीं थे भाई, बहुत हाई क्लास के व्यक्ति थे। हम तो बार बार कहते हैं कि हम गांव देहात के लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा हो जाता तो दिल्ली चले जाते हैं, या थोड़ा सा पैसा होता बम्बई चले जाते, गोवा चले जाते, हिमाचल चले जाते। घूमने टहलने की संकल्पना तो यही आती है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए हम बार बार जब अपने माता पिता को प्रेशराइज करते हैं कि हमें आपकी बार इलाहाबाद पढ़ने जाना है, हमें दिल्ली पढ़ने जाना है, तो 20 बार सोचते हैं कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे। होती है ना बातें, ये तो आम घर की बातें हैं, खास करके भारत में। लेकिन आप समझिएगा, हम आज की अवस्था में हैं जब आज थोड़ा सा हमारा कैपिटलाइजेशन हो गया, सबके पास एक इनकम के साधन है। ये उस समय काल की बात थी कि जब पोरबंदर नाम के लोकेशन में एक व्यक्ति, और जो पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड जाना अपने आप में कितना खर्चीला रहा होगा, और वो भी तब जब अंग्रेजों का शासन था, जब हवाई जहाज वगैरह के इतने टिकट सस्ते ना थे। ठीक है, वहां जाकर के पढ़ाई करना, पहली बात, कितना अमीर व्यक्ति रहे होंगे इनके पिताजी जिन्होंने इस तरीके से व्यवस्था की। और दूसरा, उसे तो छोड़िए, पढ़ाई छोड़ना, हम लोग एक बार कहीं से कोई व्यक्ति इधर उधर से पढ़ाई कर लेता है तो वही 100 रुपये का मुकदमा, 50 रुपये का मुकदमा, यही चलता है वकीलों का। लेकिन आप समझिए कि ये किस लेवल की पढ़ाई किए होंगे, कितने बड़े वकील रहे होंगे कि इनको दूसरे देश के एक व्यक्ति ने बनाया। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के, यहाँ कह सकते हो सेठ अब्दुल्ला भले भारतीय ही थे, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि दूसरे देश में अपने वकालत के लिए गए थे, उस बात को समझने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग देशों के कॉन्टिनेंट को यात्रा कर रहा है, उसकी अवस्था क्या रही होगी, कितना अमीर व्यक्ति रहा होगा, हम तो इसी बात को सोचते हैं। लेकिन अपने जब भारतीयों की बात आई तो सारी चीजें किनारे कर दी,
सारा राज रजवाड़ा, जो पैसा था, जो संपत्ति थी, सबको एक किनारे करके क्या किया, एक धोती पहन लिया। तभी तो महात्मा गांधी इसी कारण से सबसे बड़े आदर्श इसी कारण से माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को पहचाना, उन्होंने भारतीय परंपरा को अपने साथ जीवंत किया। महान कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं बनता है, उसकी संकल्पनाएं उसको महान बनाती हैं। और जिस व्यक्ति ने भी कभी भी त्याग किया है ना, उसको सदैव व्यक्ति हमेशा याद करता है, चाहे वो राजा अशोक ही हो। नो डाउट कलिंग के युद्ध में आपने देखा था कि खून की नदियां बह रही थी, लेकिन जब उस व्यक्ति को एहसास होता है तो उसने सारी परंपराओं को त्याग करके केवल एक परंपरा याद किया, और वो थी धम्म की परंपरा। तो आज हम लोग अशोक को महान मानते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति ने त्याग किया है एक बड़े लेवल का, तो दुनिया उसे महान जरूर कहती है, और ये संशय की बात नहीं है। तो बहरहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो गांधी जी जब आप कह सकते हो इतने हाई क्लास के व्यक्ति आपके भारत में आते हैं, तो इन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। तो अलग अलग लोगों के साथ रह रह करके क्या किया, इन्होंने यहाँ के बारे में पूरी जानकारी खटगोलनी बात की। तो यहाँ पर एक इनके गुरु का नाम आता है, जिनका नाम होता है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात की जाए तो इनसे ही इन्होंने क्या की है, क्योंकि राजनीति वगैरह की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, किस एक परिपेक्ष है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या हो जाते हैं, इनके राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक गुरु की जब बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी किस एक वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिटम्सबर्ग रेलवे स्टेशन में पहली सीढ़ी के रेल डब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिए गए थे। ये क्या किया जा रहा है कि इनको बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि ये पहली सीढ़ी के टिकट लिए थे, और इनको क्या किया गया, रेल डब्बे सामान सहित। दक्षिण यात्रा की जब बात की जाए तो ये पिटम्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है ये घटना। तो ये घटना का समय काल कब का होता है, ठीक है, ये समय कब का होता है, आपके 1890 में, 1892 में, 1891 में, या फिर आपके 1893 में। इसका जवाब क्या करेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। आखिर कौन सा ये समय काल था जब इनको क्या किया गया, इस डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, ये डब्बे से आपके बाहर फेंक दिए गए थे। तो इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस चैनल पे नए जुड़े थे तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात क्लास की पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। कोई सुझाव होता है, कोई संवादना होती है, तो उसे भी बताने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम जस्ट इसके बाद आपकी एक दूसरी क्लास है, खास करके आपके आर ओ यारो की, जहाँ पे यूपी जीके के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ से संबंधित कुछ एक प्रश्नों के बारे में देखते हुए आप सबसे कुछ एक वार्तालाप करते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।